नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर। महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, महिला की मौत से परिवार में मचा कोहराम। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बदायूं से। महिला की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस पहुंची, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। आलामपुर थाना क्षेत्र के चितोरा थानोरा गांव का ये पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बदायूं से। महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, महिला की मौत से परिवार में कोहराम मचा। सूचना पर पुलिस पहुंची, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। आलामपुर थाने क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। महिला के परिवार वालों में कोहराम मच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक बदायूं से पहुंचा रहे हैं। महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मौके पर पुलिस पहुंची, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है शव। महिला की मौत से परिवार में मचा कोहराम। आलापुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बदायूं से, जहां महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। महिला की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये पूरा मामला आलापुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थनगर जिले के प्रधानों ने सरकार के खिलाफ अपने हकों को लेकर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के आमने सामने जंग छेड़ दी है। राष्ट्रीय पंचायती राज प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष की अगुवाई में प्रधानों ने डुमरियागंज सहित 14 ब्लॉकों में 14 सूत्रीय मांगों को लेकर 9 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें कि सरकार की ओर से चलाए गए चौपाल और विभिन्न कार्यक्रमों का बहिष्कार करने धरने पर बैठे हैं। प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष पवन मिश्रा का कहना है कि ये लड़ाई आर पार की है। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक धरना जारी रहेगा। नगर जिले के डुमरियागंज विकास खंड में हूँ और मेरे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय पंचायती राज संघ प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष पवन मिश्रा, इनसे बात करते हैं कि क्यों ये लोग धरने पर बैठे हैं। स्वागत है, मेरे साथ बातचीत की। धन्यवाद। क्या वजह है कि प्रधानों को आकर ब्लॉक में तंबू तानकर बैठना पड़ रहा है? आज ग्राम पंचायतों में कई कठिनाइयां हैं, जिसका समय समय पर हम लोगों ने अधिकारियों को संज्ञान में वो समस्याएं लाई, लेकिन उसका निराकरण नहीं हो पाया। आज 15 सूत्रीय मांगों के समर्थन पर सिद्धार्थनगर जनपद के सभी प्रधान साथी अपने अपने ब्लॉक मुख्यालय पर अनवरत धरने पर इस कड़ाके की ठंड में बैठे हैं। समस्याएं कई हैं, जैसे मनरेगा की मजदूरी 213 रुपए है और आज मजदूर हम लोग 300-400 में लेके काम कराते हैं, इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि 2-2 साल हो जा रहा है हम लोग गांव में पक्के का काम कराते हैं, उसका पैसा हम लोगों को भुगतान नहीं हो पाया है। उसका कारण यह है कि सरकार ने सेंट्रलाइज बैंक में मनरेगा का पैसा डाला है, सभी बीडीओ को डिजिटल सिग्नेचर दिए हैं। पश्चिम के जिलों में जहां नेटवर्क की अच्छी व्यवस्था रहती है वहां के लोगों का भुगतान जल्दी हो जाता है। हमारे यहाँ नेटवर्क की समस्या होने के नाते पूरा दिन खाते में पैसा रहता है, लेकिन हमारा वीडियो डोंगल नहीं लगा पाता। हम लोगों की ये मांग है कि जिस तरह पहले मनरेगा का पैसा ग्राम पंचायतों के खाते में सीधे भेजा जाता था, उसी तरह मनरेगा का पैसा पुनः उनके हिस्से का ग्राम पंचायत के खाते में भेजा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा चुनाव के पहले हम लोगों को लखनऊ बुलाया था, उन्होंने घोषणा किया था कि सभी प्रधानों को उनके गांव का डांगल प्रदान किया जाएगा, 5 लाख रुपए तक के वित्तीय स्वीकृति का अधिकार दिया जाएगा, ग्राम पंचायत को मजबूत बनाया जाएगा। लेकिन अधिकारियों की गलत नीति से, अधिकारियों की गलत रिपोर्टिंग से हम लोगों को ना अभी तक डांगल मिल पाया, ना मेरे ग्राम पंचायतों को अभी तक 5 लाख के वित्तीय स्वीकृति का अधिकार मिल पाया, ना मेरे ग्राम पंचायतों के खाते में पैसा आ पा रहा। इन तमाम समस्याओं को लेकर सभी प्रधान परेशान हैं। लेबर हमारा घर घेर रहा है। मोबाइल मॉनिटरिंग जो सरकार ने अभी लॉन्च किया है, सभी जगह नेटवर्क की काफी समस्या है, उसका विकल्प नहीं दिया गया है।
जहां मोबाइल में नेटवर्क न रहे वहां विकल्प देना चाहिए। और मोबाइल मॉनिटरिंग से हाजिरी लग नहीं पा रही है, सभी लेकर साइट पे लेबर काम कर रहे हैं और अंत में जब उनका मास्टर रोल 0 हो जा रहा है तो संबंधित ग्राम पंचायतों को घेरकर, प्रधानों को घेरकर उनसे पैसे की मांग कर रहे हैं। 14 सूत्रीय तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए हम लोग आज मजबूर होकर यहाँ धरने पर बैठे। जैसा कि अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या करेंगे और इसका जिम्मेदार कौन है, किसको आप जिम्मेदार मानते हैं समझता हूँ? मैं जिम्मेदार मॉनिटरिंग करने वाले जिला स्तर के प्रदेश स्तर के अधिकारियों को मानता हूँ, क्योंकि ये सरकार की आंख में धूल झोंक कर गलत रिपोर्टिंग करके हम लोगों का हक मार रहे हैं। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, जैसे मोबाइल मॉनिटरिंग लॉन्च हुई, बॉर्डर के संबंधित सभी जिला अधिकारियों को, जो जैसे जनपद जो बॉर्डर नेपाल बॉर्डर से समीप है, उनको ये सूचना और ये सूचना प्रेषित करनी चाहिए शासन को कि यहाँ नेटवर्क नहीं रहता है, और जब नेटवर्क रहेगा तभी मोबाइल ऐप खुलेगा, तभी मोबाइल की मॉनिटरिंग हो पाएगी। इसके जिम्मेदार जनपद स्तर के अधिकारी, प्रदेश स्तर के अधिकारियों को मैं मानता हूँ, क्योंकि अधिकारियों का ही सुपरविजन से मनरेगा चल रहा है। जैसा कि ये पवन मिश्रा जिला अध्यक्ष प्रधान संघ के थे, इनका कहना है कि 14 सूत्रीय मांगों को लेकर हम लोग धरने पर बैठे, जिसमें विभिन्न समस्याएं हैं। जो मोबाइल मॉनिटरिंग सेवा लगाई गई है वो सिद्धार्थनगर जिले में सही तरीके से संचालित नहीं हो पाती, क्योंकि ये पिछड़ा जिला है, यहाँ नेटवर्किंग की समस्या होती है। इसीलिए हम लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है और सरकार इसका समाधान निकाले। दीप यादव, सिद्धार्थनगर जिले के इटवा में आज राष्ट्रीय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद पहुंचे, जहां उन्होंने इटवा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी का 10 संकल्प दिवस कार्यक्रम 13 जनवरी को गुरु गोरक्षनाथ जी के पावन पवित्र भूमि पर होगा, जिसको लेकर वे आज सिद्धार्थनगर की सम्मानित जनता और कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करने आए हैं। विशेष पहचान बनाने नरेंद्र मोदी का गेट खुल जाता है, वो हमारा हाल चाल लेते हैं निषादों। हमारे जाने का मतलब निषाद पहुंच गया, हमारे जाने का मतलब इनका मैसेज पहुंच गया। मैं इनकी समस्याओं के समाधान के लिए चर्चा करता हूं। जब प्रधानमंत्री इनकी चर्चा करते हो, चिंता करते हो, तो निश्चित रूप से समस्याओं का समाधान हो जाता है। मुख्यमंत्री का गेट खुल जाता है, मुख्यमंत्री हर हफ्ते हमारे साथ बैठे। तो मतलब इनको ये बताना था कि आप 8 काम किए, पहले 1 विधायक था, अभी 11 विधायक हो गया और 1 मंत्री भी हो गया, और आपकी समस्याओं के समाधान पर चर्चा आगे बढ़ रही है। और इनकी हिस्सेदारी क्या है, मत्स्य मंत्रालय आया हुआ है, और मत्स्य मंत्रालय से इनको क्या क्या समस्याएं हल होंगी ये भी बताना था कि अब तक राजनीति के शिकार रहे, अब हिस्सेदार हो रहे हो। हिस्सा धीरे धीरे मिलता है, सिस्टम से मिलता, अब शुरू हो। खबर मिर्जापुर से है, जहां जमीनी संबंधी विवाद को लेकर अगवार गांव में 2 दिन पहले 3 युवकों के बीच मारपीट हो गई। आवाज सुनकर मार खा रहे युवक के पिता भी मौके पर बचाने पहुंचे, जिसके बाद दोनों आरोपी युवक ने युवक के पिता के साथ मारपीट की। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश अभी जारी है। मिर्जापुर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में मारपीट हुई। 2 युवकों ने पिता पुत्र से मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। थाना पड़री अंतर्गत ग्राम अगवार का यह एक मामला है, जिसमें कि कुछ जमीनी विवाद में कुछ व्यक्तियों द्वारा मारपीट की गई है, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर 6/2023 मुकदमा अपराध संख्या आईपीसी की धारा 323, 504, 506, 427 और 308 में अभियोग पंजीकृत किया गया है। नामजद 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति राजेश धरिकार पुत्र स्वर्गीय भुवाल धरिकार ग्राम अगवार थाना पड़री को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई है, और जो एक नामजद व्यक्ति है महेश धरिकार सन ऑफ दुर्गा धरिकार, उसकी भी गिरफ्तारी जल्द कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं महोबा जिले में सोमवार को 6 साल की मासूम के साथ सुनसान इलाके में दुष्कर्म हुआ था। घटना को पीड़िता के गांव के ही रहने वाले युवक ने अंजाम दिया था। पीड़िता की मां ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया था, लेकिन आरोपी युवक उन लोगों को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। कोर्ट में पेश करने के बाद युवक को जेल भी भेज दिया गया है। दरअसल महोबा जिले के गांव में 6 साल की मासूम के साथ रेप किया गया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है।
थाना कोतवाली में एक 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना प्रकाश में आई थी। उसके पिता के द्वारा एफआईआर पंजीकृत कराई गई है। एक व्यक्ति के खिलाफ इस संबंध में उसको तत्काल गिरफ्तार करके और उसको जेल भेज दिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई, बच्ची के बयान और मेडिकल की कार्रवाई हो गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त त्रिवेदी ने सपा की आईटी सेल पर हुई टिप्पणी को लेकर बयान दिया है। उनका कहना है कि किसी महिला पर अभद्र टिप्पणी होती है तो भाजपा समर्थन नहीं करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी की आईटी सेल वर्षों से अभद्र टिप्पणी करने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के आईटी सेल के पेज से टिप्पणी होने पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, टिप्पणी अगर किसी भी महिला पर होती है तो भारतीय जनता पार्टी उसको समर्थन नहीं करती है, लेकिन जो मैंने जाना और समझा, एक तो बड़ी शर्मनाक बात है कि समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल आईटी सेल के पेज से ये लगातार अभद्र टिप्पणियां पिछले कई लंबे समय से, वर्षों से हो रही थी और ऑफिशियल हैंडल से होती रही और समाजवादी पार्टी के निश्चित तौर पर नेतृत्व का संरक्षण प्राप्त था। जब वो टिप्पणी व्यक्तिगत तौर पर हमारी कार्यकर्ता के इज्जत आबरू पे आई, उसकी इज्जत आबरू उतारने की कोशिश करी गई, तो हो सकता है उसके रिएक्शन में कुछ उन्होंने पलटकर कहा हो। मैं उन्होंने जो कहा उसका समर्थन नहीं करता हूं। वहीं अम्बेडकर नगर में पुलिस टीम ने कूटरचित नोटों का व्यापार करने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 3,61,000 रुपए की नकली नोटों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 6 मोबाइल, 1 कार, 2 बाइक और 14,277 रुपए भी बरामद किए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक संजय राय ने बताया कि अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान गांव हजपुरा में किसी व्यक्ति के साथ लूटपाट की घटना की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस गरुड़ वाहिनी टीम और तत्काल 3 टीमों का गठन कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग दिशा में रवाना किया गया, तभी ये सफलता हाथ लगी। थाना सम्मनपुर के पुलिस को आरटी सेट के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम हजपुरा के निकट जो है एक व्यक्ति से 50,000 रुपए की लूट हो गई। इस सूचना पर इंस्पेक्टर दीपक रघुवंशी और उनकी पूरी टीम पहुंची, वहां राजपत्रित अधिकारी पहुंचे तो मौके पर घटना का जो विश्लेषण किया गया तो समझ में आया कि ये लूट जैसा कोई मामला नहीं था। वहां पर एक मोटरसाइकिल जो कि अभियुक्त बताई जा रही थी और एक कार थी और जो पीड़ित व्यक्ति था मुन्ना राजभर, इसके बाद की सूचना दी गई थी, वो मौजूद था। वहीं बरेली के बाखरगंज में नगर निगम की ओर से बने रैन बसेरों में अच्छी व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि रैन बसेरे में अच्छी सफाई मिली और अच्छी व्यवस्था मिली। मेल और फीमेल के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई। पुरुषों के लिए 10 बेड तैयार किए गए हैं और महिलाओं के लिए भी 15 बेड तैयार किए गए हैं। बरेली से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां नगर निगम की ओर से रैन बसेरे बनाए गए हैं और उसमें अच्छी व्यवस्था और अच्छे इंतजाम किए गए हैं। महिलाओं और पुरुष के लिए अलग अलग जगह बनाई गई हैं और साथ ही पुरुषों के लिए 10 बेड तैयार किए गए हैं और महिलाओं के लिए 15 बेड की व्यवस्था की गई है। चाबी जो है ठेकेदारी में जो लड़का काम करता है सफाई का, उनके कने दे गए हैं जमादार। अच्छा, जमादार कहाँ दे गए? जी, तो जमादार को चाबी रखने का हक थोड़ा ही है, उसके तो तुम हो ना इसके मालिक, तो वो गार्ड तुम हो, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। नहीं, वो बात सही है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि कोई बड़े अफसर आए थे तो कहे चाबी अपने पास रखना भी। मशीन पे हेल्पर ही करते हैं, सीखते हैं मशीन। किसकी मशीन सीखते हैं? काय की? जेसीबी मशीन। अच्छा, जेसीबी मशीन सीखते हो? हाँ। क्या इस रैन बसेरे में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई परेशानी? सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे? हाँ, सब है। इससे ये गार्ड है, गार्ड से तो कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। गाड़ी वगैरह तुमने जमा की है? हाँ, किया हूँ। शराब वराब तो नहीं पीते कोई? नहीं नहीं।
यहाँ सर इसमें काम करते हैं खट पे तो प्लांट पे। यहाँ इनने गार्ड जो यहाँ रहते हैं इन्होंने आड़ी फाड़ी ली है कुछ? हाँ लिए। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं कोई परेशानी नहीं। परेशान तो नहीं करते हैं? नहीं। वही खबर महोबा से है, जहां जिला अस्पताल में जिस गर्भवती महिला को डॉक्टरों ने गंभीर बताकर रेफर किया था उसकी एम्बुलेंस में नॉर्मल डिलीवरी हो गई, जिसके बाद महिला के परिवारजनों ने अस्पताल में तैनात डॉक्टरों पर बिना जांच किए उसे रेफर करने का आरोप लगाया है। जबकि एम्बुलेंस एम्प्टी और चालक की सूझबूझ से एम्बुलेंस में न केवल नॉर्मल डिलीवरी हुई बल्कि जच्चा बच्चा दोनों ही सुरक्षित हैं। परिवार एम्बुलेंस एम्प्टी और चालक को फरिश्ता बताकर धन्यवाद देते नहीं थक रहे। महिला जिला अस्पताल की ईएमओ डॉक्टर अमिता सिंह ने बताया कि जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। नवजात को थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन में रखा गया है। नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है और समस्या इनको अगर आपको नॉर्मल कराना हो तो आप लिख के दीजिए और सिजेरियन होगा तो सिजेरियन को लिख के दीजिए। इसकी हमारे पास कोई गारंटी नहीं है, या तो आप रेफर ले जाइए। फिर क्या हुआ? हैं? फिर इसके बाद हम झांसी ले गए। झांसी के लिए एम्बुलेंस लेके गए हैं मगर झांसी पहुंच नहीं पाई है। 3-4 किलोमीटर के रेंज में बच्चा जन्म ले चुका। कैसे फिर एम्बुलेंस में कैसे बच्चा? एम्बुलेंस में ड्राइवर प्लस कंडक्टर साहब दोनों मसीहा बन के आए हैं और उन्हीं ने नॉर्मल डिलीवरी करके जच्चा बच्चा को दोनों को सुरक्षित रखा। जिला अस्पताल महिला से रेफर हुआ था मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए। डॉक्टर ने रेफर किया था। रास्ते में ले जाते समय मरीज को ज़्यादा तेज प्रेशर पीड़ा हुई और बेबी आउट हो गया। रास्ते में ही मैंने सारा डिलीवरी का पूरा प्रोसेस जो थी पूरी मैंने कराई और बैक टू बेस में जिला अस्पताल में ही जच्चा बच्चा सुरक्षित दोनों अस्पताल में भर्ती करा दिया। जच्चा और बच्चा दोनों पूर्ण तरह स्वस्थ हैं। बच्चे को थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन में रखा गया है। जब हम लोगों ने मरीज को देखा तब भी उनको यही समझा के भेजा था कि भैया रास्ते में डिलीवरी हो सकती है अगर आप लेकर के जा रहे हैं, पर उनके अटेंडेंट लेके जाने के लिए। खबर उन्नाव से है, जहां जिला प्रशासन ने करीब आधा दर्जन होटलों पर छापेमारी की। आपको बता दें कि पुलिस को सोशल मीडिया पर होटलों में देह व्यापार की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। होटल विशाल पैलेस, स्काई डिजायर, ड्रीम होटल, स्मार्ट होटल, वैली रेस्टोरेंट और राघव रिजोर्ट पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान सीओसीटी आशुतोष कुमार, एसडीएम सदर और अग्निशमन अधिकारी भी मौजूद रहे। चल रही थी कि तमाम ऐसे होटल हैं जो माने गए हैं। उसी के क्रम में एसडीएम सदर मैडम, मैं डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर और कोतवाली वाली साथ जो है सभी होटलों को चेक किया गया। वहाँ पे सुरक्षा के मानक क्या है, होटल का लाइसेंस है कि नहीं है, सराइन रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। इसी क्रम में आज कई होटलों को चेक की गई। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कन्नौज के मां फूलमती देवी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माता रानी के दर्शन किए और सहभोग किया। माता के दर्शन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज लंबे समय के बाद सिद्धपीठ माता के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। हमारी माता से कामना है कि देश और प्रदेश में सौहार्द बना रहे। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। पर आने का मौका मिला है और ये स्थान आज से नहीं, इसका स्थान यहाँ के लोगों के मन में है और भी पौराणिक स्थान है और इस स्थान में सदियों पुरानी परंपरा जुड़ी है। तमाम ऐसे आयोजन हुए हैं समय समय पर जिसने साबित किया है कि आयोजनों के बाद हमारे बहुत सारे श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी हुई है। वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना में ऑटो चालक की मृत्यु के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। 3 अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार मृतक धर्मपाल निवासी कासगंज के परिजनों ने थाना इंदिरापुरम पर एक तहरीर दी थी, जिसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। संबंधित चौकी प्रभारी को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
मृतक धर्मपाल पुत्र स्वर्गीय शैतान सिंह निवासी कासगंज के परिजनों द्वारा दिनांक 9/1/2023 को थाना इंदिरापुरम पर एक तहरीर दी गई, जिसमें उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। संबंधित चौकी प्रभारी को निलंबित कर उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई स्टार्ट करा दी गई है। पूरी घटना की मेडिकल इंक्वायरी कराने के लिए रिपोर्ट प्रेषित की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई जल्द की जाए। यूपी के बांदा में पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने शहर के अंदर अलग अलग चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं अभियुक्तों के कब्जे से 3 लाख रुपए के आभूषण भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर पिछले साल नवंबर और दिसंबर के महीने में चोरों ने शहर के अलग अलग जगहों पर घरों का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण की चोरी की थी। वहीं इसको लेकर अब पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, बांदा पुलिस चोरियों को लेकर बहुत गंभीर है। जो घरों में चोरियां होती हैं उसको लेकर हम एक स्पेशल डेडिकेटेड रूप से काम कर रहे थे। इसी क्रम में एक गैंग को हम लोगों ने पकड़ा है। ये हमारे शहर के जो प्रमुख इलाके हैं, खासतौर पे जो कालू कुआं क्षेत्र है, उसमें इस गैंग ने 4 चोरियां की थी। और इस गैंग की जो मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये पुराने जो हमारे सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं, अर्धसैनिक बलों में हैं, उन लोगों के घरों को टारगेट करते हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बांदा से, जहां पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने चोरी का खुलासा किया है और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं खबर हमीरपुर से है, जहां सरीला में खाद्य सुरक्षा और राजस्व विभाग की टीम ने छापा मारा है। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए गए। इस दौरान एक परचून की दुकानदार को लाइसेंस न दिखाने पर फटकार लगाई, तो वहीं प्लास्टिक कंटेनर में दूध इकट्ठा करने पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। हमीरपुर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां राजस्व विभाग की टीम ने छापेमारी की और छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। सरीला साहब के निर्देश के क्रम में और नायब तहसीलदार साहब के साथ आज मैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी, हम लोगों ने आज दुकानें चेक करी गई हैं जी। खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायतों को दूर करने के लिए तथा उनकी साफ सफाई देखने के लिए दुकानों में और उचित रखरखाव सदर अभियान चलाकर जी ये जांचें करी गई हैं। उनको 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है। जो दुकानों में कमियां पाई गई हैं 1 हफ्ते के अंदर उनको दुरुस्त कर लें, अन्यथा उन पर अगली कार्रवाई होगी। खाद्य पदार्थ बिकने की कोई भी घटना होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में फूड सिक्योरिटी ऑफिसर सरीला और नायब तहसीलदार सरीला की ज्वाइंट टीम ने इंस्पेक्शन किया है। इसमें जो मिठाई की दुकानें हैं वहाँ खोयों में अगर कोई मिलावट है या किसी भी प्रकार का कोई भी वो सिंथेटिक आइटम यूज़ कर रहे हैं, इस तरह दूध के भी अगर मिलावट है या कोई भी रिफाइंड या सरसों के तेल में कोई मिलावट है तो जांच कराई जा रही है। सभी लोगों को सचेत किया जा रहा है कि किसी भी स्थिति में ऐसी कोई मिलावटी खाद्य पदार्थों का बिक्री न करें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।